दोस्तों साल था 1976, एक मूवी आई थी सबसे बड़ा रुपया। उसी फिल्म में गाना भी था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों ये गाना इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इन दिनों न्याय भी पैसों की चौखट पर आकर नाक रगड़ रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और जज साहब की करतूत सामने आ गई, जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि कोर्ट में खड़े होकर जिन जज साहब के फैसले को हर आम और खास सिर झुकाकर मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है, असल में क्या वो न्याय भी पैसों से बिकने लगा है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों हाल ही में एक खबर आई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के एक स्पेशल जज का ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जज के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वो जमानत के लिए रिश्वत लिए जाने यानी कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है। कैसे? सबूत के साथ में, रिकॉर्डिंग के साथ में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पूरा मामला क्या है उससे पहले यह भी समझिए। असल में इसी साल 29 जनवरी को दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने स्पेशल जज और उनके कोर्ट स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू करने की इजाजत मांगी थी। एसीबी की यह मांग जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आई दोस्तों, तो कोर्ट ने यह कहकर उसे खारिज कर दिया कि एजेंसी के पास स्पेशल जज के खिलाफ जरूरी सबूत नहीं है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी अपनी जांच जारी रखे और अगर स्पेशल जज के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिले तो दोबारा अदालत आए। 16 मई को एसीबी ने जज के कोर्ट स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी और 20 मई को हाई कोर्ट ने स्पेशल जज का ट्रांसफर राउज एवेन्यू कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कर दिया। 29 जनवरी को एसीबी की तरफ से भेजे गए लेटर में अप्रैल 2023 में दर्ज एक मामले के बारे में लिखा गया था। इस मामले में एक जीएसटी अधिकारी पर 2021 में बोगस फर्मों को जीएसटी रिफंड जारी करने का आरोप है। एसीबी ने इस मामले में जीएसटी अधिकारी, 3 वकील, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 ट्रांसपोर्टरों समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी को स्पेशल जज की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसीबी के मुताबिक आरोपियों ने जब अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई तो उनकी बहुत सारी अर्जियों पर सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें टाल दिया गया या अलग अलग तारीखों के लिए सुरक्षित रख लिया गया। इस मामले में एसीबी को पहली शिकायत 30 दिसंबर 2024 को एक ईमेल के जरिए मिली, जिसमें जीएसटी अफसर के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया था कि उन लोगों से अदालत के कुछ कर्मचारियों ने कांटेक्ट किया और जीएसटी अफसर की जमानत के लिए 85 लाख रुपए और अन्य आरोपियों से 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई। एसीबी ने बताया कि जीएसटी अफसर के रिश्तेदार की तरफ से लगाए गए आरोपों की माने तो जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनकी जमानत याचिकाओं को 1 महीने से ज्यादा वक्त के लिए लटका दिया गया और बाद में उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद एक आरोपी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। उनका कहना था कि उन्हें धमकाया गया कि वो हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले लें, वरना स्पेशल जज उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही 1 करोड़ रुपए भी मांगे गए। इसके अलावा एसीबी को एक और शिकायत मिली। इसमें एक शख्स ने यह बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते में उससे कोर्ट स्टाफ ने कांटेक्ट किया और 3 आरोपियों को जमानत दिलवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रिश्वत मांगी गई। दोस्तों एक फोन रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें पैसे किस तरह से मांगे जा रहे हैं कोर्ट स्टाफ की तरफ से, उसका एक नायाब तरीका आपको देखने को मिलेगा जब आप इस पूरी रिकॉर्डिंग को समझने की कोशिश करेंगे और उस रिकॉर्डिंग में जो बातें कही गई हैं उन पर ध्यान देंगे। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिरकार क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग नंबर 1, इस पे फाइल नंबर पड़ा हुआ है, ड्यूरेशन 7 सेकंड लिखी हुई है, इंट्रोडक्टरी नोट भी लिखा हुआ है। विकेश कुमार बंसल @नीरज, ही वॉज एक्यूज्ड इन केस फाइल नंबर 05/2023 PSACB/GNCTD. He was arrested on 17/10/2024. He did recordings of his conversation with मुकेश अहमद, कोर्ट नंबर 608 राउज एवेन्यू कोर्ट। नीचे ए यानी कि अहमद मुकेश अहमद, कोर्ट नंबर 608 राउज एवेन्यू कोर्ट। ये बताया गया है कि वीके और ए किसके लिए यूज किया गया है और आगे रिकॉर्डिंग है जिसमें कहा गया है वीके की तरफ से कॉल जाता है और वो कहता है हाँ सर विकेश बोल रहा हूं। इस पर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर कॉल करना है। इसके बाद वो कहता है जी हाँ कर रहा हूं। अब आते हैं रिकॉर्डिंग नंबर 2 पर, जो कि 3 मिनट 52 सेकंड की। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें वीके की तरफ से कहा गया है सर। इस पर एलमेट कह रहा है हाँ जी। वीके कहते हैं हाँ सर विकेश बोल रहा हूं,
आगे कहा गया है हाँ जी बताओ। फिर वीके कहता है सर जी वो चाचा जी आए थे, घर पर बोल रहे हैं फोन नहीं लग रहा, फोन तो चालू है। इस पर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है नहीं मिल रहा था। तो वीके कहता है फोन तो सर रात से ही। बात को काटते हुए फिर आगे बात कही गई है आपको आना पड़ेगा एक बार और हाईकोर्ट से फोन आ रहा था। वीके कहता है अच्छा। फिर उधर से भी हूं में जवाब आता है। फिर वीके कहता है तो कोई बात है सर बताओ ना। तो वो कहता है कि बात तो वही है, उसी का वो काम कराना है तो आसानी रहेगी आपके लिए। वीके कहता है हाँ सर अभी वो। आगे अहमद कहता है नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। फिर वीके कहता है मेरी विशाल से बात भी हुई है, विशाल भैया से ना। इस पर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया हाँ। फिर वीके कहता है उनसे मेरी बात भी हुई है, तो मैंने उनको बोला कि भैया 1-2 दिन का टाइम दो, क्योंकि मैं आगे उनकी फैमिली से बात करूं, जो मतलब उनके करने वाले हैं दोनों जनों का, प्रमोद और अंकुर का। इस पर अहमद कह रहा है कि 1-2 दिन में तो बात भी खराब हो जाएगी। दिक्कत यह है ना कि यहाँ से भी लगी हुई है ना, कैंसिल हो गई तो आपके लिए भी रास्ता नहीं बचेगा। वीके कहता है भैया वो तो आपकी बात ठीक है, एकदम से कैसे करूंगा, उनसे बात करूं भाई कैसे करेंगे, कैसे जुगाड़ करेंगे, मेरे पर तो इतने हैं नहीं कि उनके भी दे दूं। इस पर आगे कन्वर्सेशन बढ़ती है और कहा जाता है कि फिर आपने बात नहीं की, मैंने उस दिन आपको इसलिए तो बुलाया था। फिर वीके कहता है भैया कल ही की, परसों की तो बात है। फिर अंकुर का मेरे पास जेल से वो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो मैंने बोला तो वो गुरुदेव जी हैं, उनसे बात करने के लिए बोला था। उन्होंने प्रमोद के घर भी जाना था, अभी तो वाइफ को हॉस्पिटल ले जा रहा था मैं। फिर कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। वीके कहता है कि ओके फिर उनके भी घर जाऊंगा, प्रमोद के भी बात करूंगा। आगे कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि फिर शाम तक बता दो मेरे को। वीके कहता है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तो टाइम लगेगा बात करने में, उनसे कंफर्म तो करूं कैसे करेंगे। फिर विशाल भैया बोल रहे थे मैं जो होगा मैं करा दूंगा, बेस्ट से बेस्ट तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इसके बाद कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि ये काम ऐसा नहीं है मेरे भाई की टाइम से हो, टाइम से ही हो। आगे कहा जा रहा है कि अब आप शाम तक देखो, मेरे को कंफर्म करो, नहीं तो फिर देखो बाकी मिल के बात कर लेंगे। इस पर वीके कहता है जी जी मैं मिल लूंगा। इस पर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि मिल लो या फिर मनीष जी आपके चाचा हैं। इस पर वीके कहता है हाँ नाइबर ही हैं, चाचा ही बोलते हैं, बचपन से ही साथ रहते हैं ना। तो आगे बात होती है अच्छा ठीक है फिर जी। फिर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि मिलना है तो शाम को बता दो, या तो कोर्ट आ जाओ, मैं समझा दूंगा क्या कहानी है क्या नहीं। वीके कहता है ठीक है मैं मिलता हूँ। इसके बाद कहा गया है कि अगर कोर्ट आओ तो मेरे पास 3:30 बजे तक आ जाना। वो कहता है ठीक है मैं अभी बताता हूँ, बातें सारी अपने तक ही सीमित रखना। ये भी बात कही गई है कोर्ट स्टाफ की तरफ से, उस पर भी हामी भरी गई है वीके की तरफ से। ये ना आपके वकील तक जाए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, ऐसी बातें भी कही गई हैं। इस पर वीके कहता है कि नहीं वकील को नहीं बोलता सर, कल फोन आया था तब भी फोन करके गया था। इस पर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है क्योंकि हमें सब पता चल जाएगा कि आपने कहाँ बात बताई है कहाँ नहीं बताई है। इस पर वीके कहता है जब आपका फ़ोन आया था तो मैं वकील साहब को फ़ोन करके गया था, तो उन्होंने बोला था चले जाओ। फिर उन्होंने बोला क्या बात थी, फिर मैंने बोला ऐसे, बोले कि डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तुझे क्यों बुलाया, ये सब बातें डिस्कस नहीं करी सर। इस पर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स देने के लिए वो नोटिस घर पहुंचाए। वीके कहता है जी हाँ सर, एक बार बात करना जी चाचा जी से। अब इसमें देखिए आगे बात हो रही है, जो चाचा जी हैं मनीष हैं उनसे बात हो रही है। क्या बात हो रही है? मनीष कह रहे हैं हाँ जी सर हेलो नमस्कार, मैं ये कह रहा था कि इनका नंबर चालू है, आप इन पे कर लिया करो, अगर इनका स्विच ऑफ हो तो मुझे कर लिया करो, 1-1.5 किलोमीटर आना पड़ता है। फिर इस पर कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया अच्छा। फिर मनीष कह रहे हैं कि बाकी इनका कभी ना कांटेक्ट हो तो मुझ पर कर लिया करो, बेफिक्र रहो, मैं बात करवा दूंगा आप। कोर्ट स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि चलो देख लो, बाकी समझाओ भाई साहब, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। मनीष की तरफ से कहा गया है कि कोई नहीं, अभी बैठा हूँ, बात करता हूँ अभी। फिर ठीक करके ये पूरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है दोस्तों। इसके बाद एक और रिकॉर्डिंग है, वो 26 मिनट 55 सेकंड की है, और दोस्तों उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं जिनको लेकर ये समझ में आ रहा है कि रिश्वत मांगी जा रही है। और रिश्वत किस लिए मांगी जा रही है? रिश्वत मांगी जा रही है जमानत के लिए। दोस्तों किस तरह से कोर्ट रूम में पैसों का खेल होता है और न्याय किस तरह से बिक रहा है, इसका ये जीता जागता सबूत है दोस्तों। मैंने आपके सामने वो रिकॉर्डिंग भी पढ़ी, हालांकि जो दूसरी रिकॉर्डिंग है वो बहुत लंबी है दोस्तों, पढ़ते पढ़ते बहुत वक्त लग जाएगा। हालांकि मैं आपको लगातार वो रिकॉर्डिंग के जो पन्ने हैं वो दिखाता जा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से पैसे मांगे जाते हैं और किस तरह से चीज़ों को
अपने पक्ष में किया जाता है। जमानत देने के लिए मोटी मोटी रकमें मांगी जा रही हैं और जज साहब तक ये रकम पहुंचाई जा रही है और केसेस को पैसों के आधार पर मोल्ड किया जा रहा है, यानी कि जो आरोपी हैं वो पैसे दे देंगे तो छूट जाएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी, या फिर हो सकता है फैसलों पर भी इसका असर पड़ता हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता है कोर्ट इसे कंटेम्प्ट के तौर पर ले, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जज का ट्रांसफर किया गया है, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि जो न्याय देने वाले न्यायाधीश बैठे हैं वो भी क्या अब इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे कि जमानत किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए पैसे ले रहे हैं, यानी कि न्याय प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कायम रहे, इसके लिए एक तरफ चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है पूरे देश के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के जज आ रहे हैं। इससे पहले एक जज आए थे, उनके घर में कैश मिला था, अब ये जज आए हैं जिनको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पैसे लेकर जमानत दिलवा रहे हैं अपनी कोर्ट से उन लोगों को जो लोग जेलों में बंद हैं, और उसके लिए इनका स्टाफ काम कर रहा है। जो कोर्ट स्टाफ है वो इसके लिए सीधे तौर पर डीलिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है और पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि हम ये काम करवा देंगे, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर आपको मुसीबत हो जाएगी, आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का है दोस्तों मामला। अब देखिए, आप कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं।